हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए हर्ष गुप्ता और मुझे लगता है आप एफआर और एफएम की वीडियो देखकर यहाँ तक पहुंचे हो। और इसके अलावा आपने शायद मुझे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर भी देखा हो। आज हम बात करने वाले हैं ऑडिट की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की कि ऑडिट को किस तरह से पढ़ना चाहिए। देखो, जो ऑडिट सब्जेक्ट है बड़ा ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहने वाला है हम सभी के लिए सीए फाइनल में, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है ना, ये समझ में तो पूरा आता है, ये हम प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं, लेकिन ये याद कुछ नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि इसमें बार बार रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इमेजिन करते हैं कि आपने क्लासेस देख ली है और आप अपनी स्टडी उस पर आ चुके हो, तो आपको इस सब्जेक्ट को कैसे डील करके चलना है जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ पाए। देखो, आपने अगर क्लासेस नहीं लिया है तो आप फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हो। जो तो देखो, आपको अब करना क्या है, आपने जिस भी फैकल्टी की क्लासेस ली है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट नोट्स जिस भी फैकल्टी के लिए आपने, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल फेवरेट रिकमेंडेशन देना चाहूँ तो मैं दूंगा जिस जो मैंने रेफर किया था। मैंने शुभम के इस्मानी सर के रिवीजन वीडियोस रेफर करे थे एंड साथ ही उनके कॉन्सेप्ट नोट्स रेफर करे थे और उनका क्वेश्चन बैंक रेफर करा था। जो उनके कॉन्सेप्ट नोट्स हैं वो एंगेजिंग है, वो इसलिए एंगेजिंग है क्योंकि वो कलरफुल है। देखो, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। मुझे लगता है कि सीए फाइनल में बच्चा काफी मैच्योर हो जाता है कि उसे कलरफुल और ब्लैक एंड व्हाइट में अंतर नहीं समझ में आता। लेकिन मुझे ना इतना ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं पसंद, टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली। एटलीस्ट रेड कलर से तो उसमें हाईलाइट होनी ही चाहिए चीजें, तभी मजा आता है पढ़ने का। उसमें उन्होंने काफी ज्यादा कलरफुल बनाया हुआ है अपनी बुक्स को। और उसमें जहाँ पे डायग्राम्स रिक्वायर्ड है वहाँ डायग्राम्स डाल रखे हैं। क्वेश्चन बैंक कलरफुल नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वो आप सब कुछ पढ़ने के बाद अटेम्प्ट कर रहे हो। उसमें चीजें बोल्ड करी हुई हैं अच्छे से। आपको अपीयर कैसे करना है, कैसे रिविजन प्लान करना है, देखो। अराउंड 8 to 10 डेज आपका फर्स्ट रिविजन लेगा। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपने रिवीजन सीक्वेंस देखा, जैसे शोम के स्पाइनी सर या किसी भी फैकल्टी का आपने क्वेश्चन सीक्वेंस देखा, और उस सीक्वेंस के हिसाब से आप रिवीजन वीडियोस देखने लग जाओ। जब आप रिवीजन वीडियोस देखते हो तो सारी की सारी इकट्ठे नहीं देखनी। जैसे मान लो आज का आपका टारगेट है कि 4 टॉपिक्स आपको करने हैं कंप्लीट, और उसके अराउंड रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है लगभग 2 घंटे की या 3 घंटे की इन टोटल। तो आपको क्या करना है, वो 3 घंटे की वीडियो इन 16 घंटे या 12 घंटे या 10 घंटे का जो भी आपका पीरियड रहने वाला है पढ़ने का, 3-3 घंटे के गैप में देखनी है, ये जैसे भी आपको फीजिबल लगता है, लेकिन इकट्ठे नहीं देखनी। ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक की पूरी देख ली, या एक कोई बड़ा टॉपिक है उसकी अगर पूरी वीडियो 1.5 घंटे की तो आधी देख ली उस टाइम पे। और बाकी फिर हमने फोकस शिफ्ट कर दिया कॉन्सेप्ट नोट्स पे। देखो, ज्यादा आपको रिविजन वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिविजन वीडियोस आपको फर्स्ट और सेकंड रिविजन में भी देखनी है। उसके बाद जो आपका पूरा फोकस रहना चाहिए वो कॉन्सेप्ट नोट्स पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। रीजन भी कि जब आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको चीजें उतनी ज्यादा याद नहीं हो रही, वहां पे आपको मेमोरी ट्रिक्स का पता चल रहा है, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिल रही है, आपको लिंकिंग समझ में आ रही है। लेकिन जब वो आपको पता चल गया कि हाँ, ये लिंकिंग रहने वाली है, अब आप उस लिंकिंग और आप उस नॉलेज के बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पे शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद से पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे, उतना ज्यादा आपको चीजें रिटेन रहने वाली है। यही एक चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है आपके मार्क्स में और किसी स्कॉलर के मार्क्स में। उसके ज्यादा इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उसने हार्डवर्क करा। हार्डवर्क कैसे करा? उसने सिर्फ फैकल्टी के रिविजन वीडियोस चला के ऐसे बैठ के नहीं मजे लिए, मूवी नहीं देखी उसने। उसने देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो उसने अपनी खुद की मेहनत करके अपने रोज रिवाइज करा। ऑडिट को आप अगर रोज रिवाइज कर सकते हो, आधा घंटा निकाल कर, 1 घंटा निकाल कर, अगर आप रोज 6 महीने तक रिवाइज नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट लास्ट के जो 2 महीने या 3 महीने रहते हैं उसमें आपको ऑडिट को डेली आधा 1 घंटा 2 घंटा तो देना ही देना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो ऑडिट है ना, वो हम भूलने लगते हैं अगर हम 6 दिन 7 दिन 8 दिन भी ना पढ़े। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। अब आपको चैप्टर्स को डील कैसे करना है, जो डिफिकल्ट पोर्शन है या जो याद नहीं रहता उसे कैसे करना है। देखो, ऑडिट की खास बात यह है कि जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए लगने लग जाती है क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं और जब लास्ट तक पहुंचते हैं जहाँ पे वो फंसी हुई होती है बीच में टॉपिक्स, वहां तक हमारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। तो आपको जब भी ऑडिट रिवाइज करो ना, आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक सेकंड रिवीजन और थर्ड सेकंड रिवीजन से आपको ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके लिख लेने हैं कि आपने एक पेज बना लिया, एक डायरी बना लिया आपके, जहाँ भी टॉपिक पर्टिकुलर चैप्टर है वो खत्म होता है, उसके लास्ट में आपके पास जो भी ब्लैंक स्पेस है वहां पे आपको ना वो टॉपिक्स लिखने हैं जो जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं और एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। रीजन बीइंग, आपको एक तो वो याद नहीं रह रहा और वो पूछा भी ज्यादा जा रहा है। सो ये चीज आपको याद होनी चाहिए।
इसलिए आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, आपको लिख लेना है कि हाँ, ये सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं। तो आप जब भी उस ब्रॉड टॉपिक को रिवाइज करने आओगे, कोई एक ऐसे आप पढ़ने आए उसमें जो सब टॉपिक्स दे रखे हैं, सो आपकी नज़र सबसे पहले जानी चाहिए उन टॉपिक्स पे जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। इससे होगा ये कि बाय द टाइम आप थर्ड रिविजन और फोर्थ रिविजन पे आते हो, तो आपके पास कुछ डिफिकल्ट बच नहीं जाएगा किसी भी टॉपिक में। और ये स्ट्रैटेजी सच्ची बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी मुझे, और जिसको भी मैंने गाइड करा है उसे। they really uh, they really praised me for sharing the same strategy with them, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप कोई इजी चीज पढ़ के किसी डिफिकल्ट चीज पे जाते हो तो वो आपको और डिफिकल्ट लगने वाली है, क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी खो दी। इसलिए अपनी एनर्जी जब भी आप एकदम हाईली मोटिवेटेड हो जिस मोमेंट में, उस मोमेंट में आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक्स उठाना है जो डिफिकल्ट लगते हैं। क्योंकि होगा क्या, इतना स्मूथ हो जाएगा वो टॉपिक, आपको उससे प्यार हो जाने वाला है। और जो इजी चीजें हैं वो तो आपको वैसे भी याद रहती हैं। कई चीजें होती हैं ऑडिट में जो हम नहीं भूलते, जैसे ऑडिट एविडेंस के अराउंड या रिटन रिप्रेजेंटेशन के अराउंड, या हमारा और एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बोलते। इंडिपेंडेंस के अराउंड हो गया। सो वो सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है आपको, उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आप भूलते हो। बड़े बड़े क्लॉज हो गए, जैसे हमारा एक क्लॉज 11 या 12 काफ़ी बड़ा होता था, पार्ट वन शेड्यूल वन का। इस तरह से आप चीज़ों को समराइज करो ऑडिट में। इसके अलावा आपको ना समरी बनानी है अपनी खुद की। कैसे बनानी है समरी, मैं आपको समरी शेयर भी कर दूंगा जो मैंने बनाई थी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उसका। वो बहुत प्यारी समरी थी। रीजन बीइंग, जितने भी स्पेशल एसेज थे, SRE, SRS, SAE, इनका मैंने क्या करा था, एक मैंने वन पेजर बनाया था। वन पेजर कैसे, जो भी इनके मल्टीपल ऐसे SAE जितने भी 3310, 3300, 3320, 800 की सीरीज, 700 की सीरीज, इसका मैंने करा ये था कि एक वन पेजर बना लिया और ऐसे डिफरेंस बना लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन बहुत होती है कि कौन सा वाला क्या कह रहा है, 800, 700, इसमें जो भी है इनमें डिफरेंस क्या है। जब तक हम 3-4 बार, 5 बार, 6 बार नहीं पढ़ लेते ना, हमें डिफरेंस ही समझ में नहीं आता दिमाग में। मेरे साथ तो हो रहा था, आई डोंट नो आपके साथ कैसा है, यू मस्ट बी स्मार्ट। बट अगर आप मेरी ही तरह थोड़े से हो, तो आप वो देख लेना, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसमें कुछ अराउंड 80-90% एक्यूरेसी होगी, कुछ 19-20 होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। और उसमें ये रहेगा कि आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा, ओके 700 ये कहता है, 705 ये कहता है, 710 ये कहता है। हाँ, अब क्लैरिटी आ गई है। और उससे ये रहेगा कि आप जब ऐसे आंख बंद करोगे ना उसको 5-10 बार पढ़ने के बाद, तो आपको इजीली समझ में डॉट्स ऐसे कनेक्ट होंगे, और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आप मिक्स नहीं करोगे चीज़ों के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में हम गलती वहाँ पे करते हैं, हमें याद हो जाती है चीज़ें, लेकिन हम ना आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि हमें लिखना क्या है। तो उसके लिए ना आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते टाइम भी वो पर्टिकुलर वर्ड्स आइडेंटिफाई करने बहुत ज़रूरी हैं, जिसके ऊपर आंसर बना हुआ है। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन कुछ पूछा है और आप आंसर कुछ और देना चाह रहे हो। मतलब आपके दिमाग में आंसर कुछ और आ रहा है उसका, और आपने लिख भी दिया, जब मॉक टेस्ट पेपर देने बैठोगे आप। फिर आपको रियलाइज़ होगा, यार पूछा तो ये था और ये तो मुझे आता भी था, लेकिन मैंने ये लिख दिया। क्योंकि आप क्वेश्चन को ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है हर बार जब भी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिविज़न कर रहे हो, आपको ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस मार्क करके ज़रूर रखना है। उसमें वो वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं कि जिसके बेसिस पर वो आंसर लिखा गया, जो आप सोच रहे थे कि नहीं लिखा जाएगा। सो वो वर्ड्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि इसके बेसिस पर ही आपके आंसर्स की एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो कीवर्ड्स हैं, उसे आप जितना अपने ज़हन में उतारोगे उतना अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे कुछ 1-2 क्वेश्चंस की एटलीस्ट फ्रॉम एवरी टॉपिक, वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके अलावा जैसे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स आपने लास्ट में नोट डाउन कर लिया, उसके आप स्टिकी नोट्स भी लगा सकते हो। अब जैसे स्टिकी नोट का मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कहाँ-कहाँ पे यूज़ करा था। तो प्रोफेशनल एथिक्स में ना क्लॉज़ 2, क्लॉज़ 8, क्लॉज़ 7, क्लॉज़ 9, क्लॉज़ हाँ, 2, 6, 2, 7, 8, 9, हाँ, इन चारों का बहुत ज़्यादा ना एक केसेस आए हुए थे। और इलॉजिकली कहीं पर 2, कहीं पर 7, कहीं पर 8, कहीं पर 9 यूज़ हुआ हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स रहेंगे, आपको बुक में दिखेंगे। अब आप उनका रट्टा लगाओगे ना तो आपको थोड़ा चीज़ें कन्फ्यूज़ कर सकती हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, एक स्टिकी नोट लो, आप कॉलम में बनाओ क्लॉज़ 2, क्लॉज़ 8, क्लॉज़ 7, क्लॉज़ 9, इस तरह से आपने कॉलम्स में बना लिया। और यहाँ पे रोज़ में आप लिखो केसेस। केसेस के कीवर्ड जिससे आपको एग्ज़ाम में वो केस आइडेंटिफ़ाई करना ईज़ी होगा। सो आपने केसेस के कीवर्ड ले लिया, एक बड़ा स्टिकी नोट लिया, और उसमें आप टिक और क्रॉस लगा के चलो कि टिक, टिक, क्लॉज़ 2 और क्लॉज़ 8 इसमें लगेगा, क्लॉज़ 2 और क्लॉज़ 7 इसमें, क्लॉज़ 2, 7, 8 इसमें।
तो इससे आपको ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, जहाँ पे टिक होगा आपको पता चल जाएगा हाँ, ये क्लॉज़ है, तो दिमाग में रहेगा कि ये वाला अगर केस आ गया, उससे ये कीवर्ड मेरे को पता है कि ये आने वाला है, तो मैं ये क्लॉज़ लिख कर आने वाला हूँ। इसके अलावा साथ में आप सुबह 1-2 अब मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। रिवीजन कैसे करना है वो बता दिया। इसके अलावा आपको रिटेन कैसे रखना है वो भी बता दिया कि आप पिक्चर्स, हाँ, एक पिक्चर्स आप बना के चल सकते हो जैसे मैं बनाता था। रिस्क के लिए मैंने फायर बना ली, कंट्रोल के लिए मैंने ऐसे सर्कल करके ओके लिख दिया, कंट्रोल। इसके अलावा मैं फ्लो चार्ट, वर्ड्स के फ्लो चार्ट बना लेता था कि लिंकिंग अगर अगर मुझे लग रही है कि हो रही है तो मैं वर्ड लिखा 1 फिर एरो, फिर वो दूसरी लाइन का कोई पर्टिकुलर कीवर्ड, फिर एरो। ऐसी चीज़ें थोड़ी जल्दी याद हो जाती है। और पिक्चर्स जो मैं आपको बनाने को कह रहा हूँ बहुत ही बेसिक से पिक्चर में, मैं आई एम नॉट एन आर्टिस्ट व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग और पेंटिंग। सो उसमें आप बहुत ही बेसिक, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये आग है तो आग है, किसी को पानी लगे कोई बात नहीं, तुम्हें आग लगनी चाहिए। सो वो आपने कर लिया। इसके अलावा याद करने के लिए मैंने आपको फ्लो चार्ट भी बता दिया कैसे बनाना है, मैंने आपको पिक्चर्स भी बता दिया, मैंने आपको वो जो बर्ड्स आई व्यू के लिए डिफरेंस वाला चार्ट था वो भी बता दिया। इसके अलावा जो मैंने स्टिकी नोट्स रेफर करते हैं वो भी बता दिया। रिविजन आपको कम से कम 3 से 4 करके चलने हैं और ऑडिट को डेली पढ़ना है, जिससे आप उसको भूलो नहीं। और मॉक टेस्ट पेपर में आपको एटलीस्ट ये ट्राई करना है कि पहले मॉक से ही कि आप 40 प्लस मार लो, क्योंकि देखो जो 40 प्लस का टारगेट होता है ना ऑडिट में, अगर आप पहले से ही अचीव कर पा रहे हो तो आप 60 प्लस इजीली ले आओगे, 70-80 प्लस भी ले आओगे। हाईएस्ट मार्क्स जाते हैं उतने, आप ही ला सकते हो, आप में से ही कोई लेकर भी आएगा। सो वो होने वाला है। इसके अलावा आरटीपी सॉल्व करके चलना, जो मोस्ट रिसेंट 2 अटेम्प्ट्स की हैं। एमटीपी भी मोस्ट रिसेंट 3 से 4 आप करके चलोगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी रिकॉल अगर कुछ छूट रहा हो तो। जस्ट गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन बता दिया, आपको क्वेश्चंस बता दिया, मार्क करके चलना है। क्वेश्चन बैंक आपको अलग से कोई रेफर करने की ज़रूरत नहीं। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको, अगर आपको लगता है कि आपको आईसीआई मटेरियल अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए देखना है तो एक बार जब देख लो, बट बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी एग्जॉस्टिव है ऑडिट। इसके अलावा मार्क करने की चीज़ें बता दी मैंने। मैं आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं यहाँ पर दे दूंगा। और मॉक टेस्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी एक डिफरेंट वीडियो है, कैसे आपको अपना असेसमेंट करके चलना है हर एक मॉक के बाद, वो भी है। आपके रिविजन्स की डेट्स भी मैंने बता दी हैं आपको, और सीक्वेंस भी बता दिया है। इसके अलावा चलो ठीक है, मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपको मेरा बाकी प्लेटफॉर्म से काम अच्छा लग रहा है तो उसका भी फीडबैक ज़रूर देकर जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डीटी में अपनी गेम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।